कांग मैसेज देखता है कि जीएम उससे बात करना चाहता है। जीएम इस कोड की हेल्प से इस वर्ल्ड लाइन में इंटरफेयर कर रहा है। वहीं कांग सोचता है कि क्या वर्ल्ड लाइन ये सिचुएशन को सेंस नहीं बना रही। वो नोटिस करता है कि उसके बगल में से ट्रेन निकलती है और फिर से सब कुछ शांत हो जाता है। मैसेज आता है कि डायमेंशन का गैप बहुत बड़ा है और तुम्हारा करंट लेवल सफिशिएंट नहीं है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं हुई है। क्या तुम अब भी प्रोसीड करना चाहते हो, यस और नो? कांग सोचता है कि ये सपना तो नहीं लग रहा। हो सकता है कि मुझे यहाँ से पता चल जाए कि ये स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग क्या है और मैं इस वर्ल्ड में क्या कर रहा हूँ। कांग यस पर क्लिक करता है। मैसेज आता है कि जीएम तुम्हारा डिसीजन कंफर्म करता है। रिवर्स कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है। इसके बाद फुल एडजस्टमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तभी वो डायमेंशन टूटने लगता है। कांग नोटिस करता है कि ये तो मुझे तब महसूस हुआ था जब मैंने स्वॉर्ड गॉड्स ब्लेसिंग को फर्स्ट टाइम अवेकन किया था। वो रही वो चीज, इस बार मुझे इसे सही से देखना होगा। वो नोटिस करता है कि धीरे धीरे वो उसके पास जा रहा है, बस मुझे थोड़ा और जाना है। तभी वो किसी की आवाज सुनता है कि जाग जाओ। उसके पीछे साकी का हाथ आता है। तभी मैसेज आता है कि बाहर से कोई इंटरफेयर कर रहा है। जीएम की कन्वर्सेशन को पोस्टपोन किया जाता है। कांग जीएम से बात नहीं कर पाता। वो देखता है कि जीएम जा चुका है। नोटिफिकेशन आती है कि जीएम ने तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा है, काटे चलो वो कोई भी हो। सिग्नल एंड होता है। मैसेज आता है कि गॉड की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ रहे। साकी उसे जगा रही है। वो कहती है कि तुम मुझे सोने पर कहते रहते हो, पर तुम्हें क्या हो गया? तुम यहाँ पर कैसे सोने लग रहे हो? तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें नहीं जगाया होता तो तुम कल तक यहीं सोते रहते। तभी वो नोटिस करती है कि कांग ग्योमा रो रहा है। वो क्लास से बाहर आ गए हैं। वो याद करता है कि साकी उससे पूछ रही है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? कांग सोचता है कि मैंने कुछ तो देखा था पर मुझे वो याद नहीं आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। क्या मैं सही में रो रहा था? वो देखता है कि वहाँ पर उसकी टीम भी आ चुकी है। स्पीड कहता है कि हमें पता है कि अकेडमी का कोई बंदा कांग को टारगेट कर रहा है। तभी साकी कहती है कि चुप हो जाओ, तुम कितनी बार एक बात को दोहराओगे? तुम टॉप रैंक्ड हो ही नहीं सकते। अगर मेरे कानों में से खून निकल जाए तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? स्पीड कहता है कि तुम हमेशा के लिए टॉप स्टूडेंट नहीं रहने वाली, नेक्स्ट एग्जाम में देख लेना। साकी अपने कान को ढकते हुए कहती है कि मेरे कानों में से खून निकल रहा है। तभी कांग नोटिस करता है कि क्लोई खांस रही है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? क्लोई कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मैं तुमसे दूरी बना रही हूँ कि ताकि तुम बीमार ना हो जाओ। कांग कहता है कि साकी तुम्हें तो पता ही होगा कि चीजें पहले से और बेकार हो गई है। साकी उसे लास्ट नेम रियोजो के नाम से बुलाने को कहती है। कांग उसे रियोजो नाम से बुलाता है। वो कहता है क्या आप ठीक है? स्पीड कहता है कि हमें जो भी पता है उसे ऑर्गेनाइज करना होगा। सबसे पहले एकेडमी एल्डर्स ग्योमा को टारगेट कर रहे हैं और दूसरा हमें गार्ड से उस सस्पिशियस फीमेल इंस्ट्रक्टर का डिस्क्रिप्शन मिला है। वो इंस्ट्रक्टर का स्केच दिखाते हुए कहता है कि हम कहीं तो जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि एल्डर्स ये काम क्यों कर रहे हैं, पर ये वो काम एडिटोरे से करवाना चाहते हैं। क्लोई कहती है सही कहा। साकी बताती है कि उस फीमेल इंस्ट्रक्टर को मैंने कहीं तो देखा है। इसके लिए मैंने एकेडमी इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को सर्च किया। मुझे एक इंस्ट्रक्टर ऐसी मिली जो हमारे डिस्क्रिप्शन से मैच हो रही है, पर मैं उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं कर सकी। ये सुनकर कांग चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम सही में ऐसा काम कर सकती हो? साकी कहती है कि स्टैक के वर्ल्ड में ये बहुत बेसिक है। हालांकि एकेडमी की सिक्योरिटी वर्ल्ड क्लास है, पर मुझे इसे डॉन में करना पड़ा जब सिस्टम सबसे वीक होता है। इसके लिए मुझे अपनी नींद को छोड़ना पड़ा। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं क्लास में यूं ही सो रही थी? कांग नोटिस करता है कि तो ऐसे उसे मेरा नंबर मिला। स्पीड कहता है कि अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कर पाए हैं और हम डायरेक्टली एल्डर के पास भी नहीं जा सकते। मतलब कांग तुम जा सकते हो, पर ऐसे सिचुएशन और खराब हो जाएगी। सारे टीम मेंबर इस बात से अग्री करते हैं। स्पीड कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक क्लब ओपन करें? कांग कहता है कि क्या कहा, एक क्लब? स्पीड बताता है कि एकेडमी क्लब को फ्री मूवमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। साकी बताती है कि एकेडमी चाहती है कि स्टूडेंट्स में कोऑपरेशन को मजबूत किया जा सके। क्लब को एकेडमी से एसोसिएट किया जाता है बेसिकली। तभी स्पीड उसको चुप करते हुए कहता है कि बेसिकली अगर तुम क्लब को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें एकेडमी से प्रोटेक्शन मिलता है। साकी कहती है कि एक क्लब डबल लेयर प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा। कांग बताता है कि मिरेकल ब्लेसिंग में एक फीचर में से एक फीचर है क्लब सिस्टम। यह एकेडमी बेस्ड गेम में प्लेयर को अपने पर्सनल स्पेस और फर्नीचर डेकोरेट करने का ऑप्शन देता है। अफेक्शन बढ़ाने के लिए बाकी कैरेक्टर्स को यूज करो और हार्डकोर फैंस का पैसा खाते रहो। अगर सही कहो तो ये एक हाउसिंग सिस्टम है। कांग बताता है कि मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। किसी ने सोचा था कि एक दिन ये फीचर इतना काम आने वाला है?
कांग पूछता है कि क्लब बनाने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट भी है क्या। स्पीड कहता है कि इसके लिए हमें कम से कम 5 मेंबर्स चाहिए होंगे। इसके बाद तुम्हें क्लब प्रपोजल फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट करना होगा। कांग सोचता है कि हमारी टीम में एक मेंबर की कमी है। वो पूछता है कि क्या तुम सब ज्वाइन करने वाले हो। स्पीड कहता है कि अगर ऐसा ना होता तो हम इसकी बात ही नहीं करते। क्लोई कहती है कि अगर इससे तुम्हारी हेल्प हो सकती है तो क्यों नहीं। साकी कहती है कि तुमने डंजन में मेरी जान बचाई है। कांग सोचता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ह्यूमन रिलेशनशिप और कैलकुलेटिंग हो जाती है। ये मुझे सही से जानते भी नहीं है, फिर भी ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। स्पीड कहता है कि कैसा रहेगा हम क्लब का कोई नाम डिसाइड कर ले। क्लोई कहती है कि मेमोरीज ऑफ एसोसिएशन कैसा रहेगा और करप्शन किलर्स, कुछ ऐसा जिससे लोगों को लगेगा कि हम बैड गाइज को छोड़ते नहीं हैं। उनमें से किसी को भी उसका नाम पसंद नहीं आता। साकी कहती है कि क्यों ना हम इसे लीव विलेज कहे। स्पीड उसे उसका मुंह बंद करने को कहता है। वो कहता है कि फाइट क्लब कैसा रहेगा, किसी को भी नाम पसंद नहीं आ रहा होता। तभी कांग कहता है कि ट्रैवल क्लब कैसा रहेगा, हम डंजन्स को क्लीन करके एकेडमी के बाहर घूम सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत बोरिंग है। तभी टीम कहती है कि ये तो बहुत बेहतरीन नाम है। स्पीड बताता है कि अब हमें क्लब एडवाइजर को पिक करना होगा। हमें इसे जल्द ही करना होगा क्योंकि नेक्स्ट वीक एग्जाम होने वाला है। बिना एडवाइजर के हम क्लब नहीं बना सकते। साकी कहती है कि सही कहूँ तो ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। एडवाइजर को कम से कम प्रोफेसर लेवल का होना होगा। क्लोई कहती है कि क्यों ना हम ब्लेसिंग स्टूडेंट्स के प्रोफेसर से पूछ ले, वो पॉपुलर है और काइंड भी। स्पीड कहता है कि डैमियन कैसा रहेगा, पर वो आजकल बिजी चल रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो अग्री होगा। साकी बताती है कि 500 एकेडमी स्टाफ में से सिर्फ 30 प्रोफेसर है और अगर उनमें से भी वो देखे जो फर्स्ट ईयर को पढ़ाते हैं तो मुश्किल से 10 के आसपास होंगे। ये इजी नहीं होने वाला। क्या तुम्हारे माइंड में कोई है? कांग्योमा। कांग कहता है कि उन्हें सिर्फ प्रोफेसर और उससे हाई लेवल का होना चाहिए। साकी कहती है हाँ, पर यहाँ पर कोई भी प्रोफेसर की रैंक से ऊपर नहीं है। कांग अपने फोन को उठाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है। वो अपने फोन में एक फोटो दिखाता है जो कि उसके क्लब का एडवाइजर बन सकता है। टीम उसे देखकर चौंक जाती है। असल में वो फोटो प्रिंसिपल मेडे की है। कांग क्लब को क्रिएट करने के लिए ऑफिस जाता है। उसे बताया जाता है कि अप्लाई करने के लिए क्लब प्रेसिडेंट को खुद यहाँ आना होगा। कांग बताता है कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ पर बैठा एम्प्लॉय उससे सही से बात नहीं कर रहा है। वो उसके नाम टैग को देखकर स्माइल करने लगता है। वहीं कांग सोचता है कि क्या सही में एकेडमी एम्प्लॉय है, ये मेरे स्टेटस पर मुझ पर हंस रहा है। कांग इरिटेट होने लगता है। वो कहता है कि अगर सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हो तो एप्लीकेशन को प्रोसेस करो। एम्प्लॉय कहता है कि ध्यान से सुनो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तुम्हें क्लब स्टार्ट करने के लिए फैकल्टी एडवाइजर की जरूरत है, पर देखने में लगता है कि कोई भी प्रोफेसर तुम्हारे क्लब को एडवाइस नहीं करना चाहता। कांग कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। एम्प्लॉय कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी प्रोफेसर तुम जैसे एक स्पेशल स्टूडेंट को क्लब क्रिएट करने की परमिशन देगा? जरा अपना बैकग्राउंड देखो। आ जाते हैं यहाँ अपना मुंह उठाकर। कांग सोचता है कि कुछ लोग कभी नहीं सुधरने वाले। मैं इस सिचुएशन को अपने तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ, पर 20 साल इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने इससे भी बुरे लोगों का सामना किया है। मेरा यहाँ चुप रहना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, पर मैं इस बंदे को एक पंच तो मारना ही चाहता हूँ। कांग मेडे को कॉल लगाता है। वो बताता है कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिन ऑफिस आया हूँ और वहीं एम्प्लॉय देखकर चौंक जाता है कि कांग के पास फोन भी है। कांग को पता चलता है कि मेडे आसपास ही है और वो यहाँ पर आ रही है। कांग को फोन लगाते हुए देख एम्प्लॉय कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो। कांग कहता है कि तुम अपना काम करो, एडवाइजर यहाँ पर आने ही वाली है। एम्प्लॉय चिल्लाता है कि तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें कौन बैकअप दे रहा है? मैं हेडमास्टर के क्लोज फ्रेंड का कजन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे स्पेशल स्टूडेंट को भी अभी यहाँ से निकाल दूँ। ये सुनकर कांग स्माइल करने लगता है। वो कहता है कि तुम बहुत तेज चिल्ला रहे हो। ये सुनकर एम्प्लॉय कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। कांग स्माइल करते हुए कहता है कि ये तुम्हारा असली रंग है। तभी गेट उड़ते हुए जाता है। सारे एम्प्लॉयज देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर खुद हेडमास्टर मेडे आ चुकी है। कांग कहता है कि हमारी क्लब एडवाइजर आ गई। मेडे वहाँ पर आ गई है। वो कांग से कहती है कि तुमसे ऐसे मिले तो कई दिन बीत गए। कांग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे बुलाने के लिए मुझे माफ करना। वहीं मेडे कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैं जहाँ मर्जी आ जाऊँ। एम्प्लॉय कांग का नेम प्लेट देखता है। उसे याद आता है कि ये तो इस साल का टॉप फ्रेशमैन है। मेडे कांग को उसको पेपर देने को कहती है। वो कहती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा एग्जाम है, तुम उस पर फोकस करो।
कांग उसका धन्यवाद करता है और वहाँ से जाने लगता है। एक एम्प्लॉय मेडे के लिए सीट लाता है। मेडे उस एम्प्लॉय को गुस्से से देख रही है। एम्प्लॉय बताता है कि लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मेडे कहती है कि तुम उसके बैकग्राउंड का मजाक उड़ा रहे थे ना, और वो भी उस स्टूडेंट का जिसे मैंने और सेगा ने पर्सनली सिलेक्ट किया है। वो उसे रजिस्ट्रेशन पेपर देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, इसे जल्दी भरना शुरू करो। एम्प्लॉय के होश उड़ चुके हैं। कांग को मेडे का मैसेज आता है कि उसका काम हो चुका है। वो ये भी समझ जाता है कि वो एम्प्लॉय फायर हो चुका है। इसके बाद कांग ब्लैक स्मिथ के पास जाता है। ब्लैक स्मिथ कहता है कि तुम अपने गियर के लिए आए हो ना, बस 1 मिनट रुको। कांग उसे देखकर सोचता है कि ये सही में एक ब्लैक स्मिथ की तरह दिखता है। मुझे नहीं पता कि ये ब्लैक स्मिथ मेरे बारे में क्या सोचता है, पर एज अ फॉर्मल प्लेयर इसके लिए मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स है। खैर, हाल ही में जो हुआ है उसने चीजें और कॉम्प्लिकेटेड कर दी है, पर ऑनेस्टली मुझे इसके लिए बैड फील होता है। वो याद करता है कि इसका नाम ब्लैक स्मिथ वैलेंट है। बेसिकली सारे इक्विपमेंट अपग्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लोग या तो लव करते हैं और या फिर हेट। ये अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारे पैसे चार्ज करता है। अगर सही कहूँ तो कई प्लेयर इसे स्कैमर कहते हैं। जब इसने मेरे मुरासामे को डाउनग्रेड करके बी ग्रेड से ई ग्रेड कर दिया था, मैंने भी इसे ऐसा ही कहा था। ब्लैक स्मिथ कहता है कि तुम क्या सोचने लग रहे हो। कांग कहता है कि कुछ नहीं, तुम्हें देखकर मुझे किसी और की याद आ गई। ब्लैक स्मिथ कहता है कि तो वो भी मेरे जैसा हैंडसम होगा। ये लो, तुम्हारे अपडेट में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये एकदम परफेक्ट है। लगता है कि कुछ स्पेशल ऑप्शंस भी ऐड हो गए हैं। मुरासामे रिलीज बाउंड्री। ये देखकर कांग चौंक जाता है। कांग देखता है कि उसकी ब्लेसिंग 40 सेकंड से बढ़कर 50 सेकंड्स हो चुकी है। वो सोचता है कि ये 10 सेकंड्स टंजन क्लियर को और आसान बना देगा और मैं ये ब्लेसिंग ऑफ ट्रांजिशन के साथ यूज कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। हालांकि मैंने अपने पास्ट में बहुत कंप्लेंट्स की है, पर पेनलेस ब्लेसिंग एक अच्छी ब्लेसिंग है। वो नाइफ को देखते हुए कहता है कि वैलेंट में एक और चीज चेक करने को कही थी। कांग कहता है कि मुरासामे की रैंक ई से बढ़कर डी हो गई है। कांग सोचता है कि मैंने ए ग्रेड मटेरियल्स का यूज किया था। मुझे उम्मीद थी कि ये सी ग्रेड पर तो पहुंच ही जाएगी, पर फिर भी इसमें मेरा ओरा सही से पास हो रहा है। ग्रेड बढ़ जाने से ये उम्मीद है कि ये मिड फाइट ब्रेक तो नहीं होगी। कांग देखता है कि एक न्यू फीचर और अनलॉक हुआ है। वो उसे ओपन करता है। वेपन्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल के कारण अब 3 स्पेशल एबिलिटीज और ऐड की जा सकती है। उसके लिए उसे मैजिक स्टोन की जरूरत है। कांग सोचता है कि क्या कहा मैजिक स्टोन। तभी सीन शिफ्ट होता है एल्डर क्लैडी वॉन बेमहार्क पर। वो इरिटेट है। वो अपनी लाइफ और सिनेरियो से परेशान हो चुका है। वो अपने फादर की फोटो देखते हुए कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसका फादर रिमोम वॉम बेमहार्क वो वन ऑफ द 7 स्टार हीरोज में से एक था, पर 40 साल पहले वो 6th लीजन कमांडर वासमोन की बैटल में मारा गया। उसकी डेथ के बाद सोसाइटी ने उसे एज अ नोबल हीरो की तरह प्रेज किया, पर उसके बाद मेरे रिलेटिव में मुझे जान से मारना और बेमिहार फैमिली को सीज करने के कई सारे अटेम्प्ट करे, पर मैं जैसे न तैसे सरवाइव कर गया। वो रिलेटिव्स जो मेरे असैसिनेशन को प्लॉट कर रहे थे वो आपस में फाइट करके खुद मर गए। अंत में मैंने अपनी फैमिली के फाउंडेशन को फिर से स्टोर किया और एट द एज ऑफ 30 मैं हुआंग अकेडमी में एक एल्डर बन गया। मेरा मिशन फुल इस ह्यूमैनिटी को गाइड करना और एब्सोल्यूट रूलिंग क्लास को बनाना रखा था। मैंने बिना क्वेश्चन के इसे एक्सेप्ट कर लिया। इग्नोरमेंट मास को कंट्रोल करने के लिए कॉमन एनिमी का होना बहुत जरूरी था। फॉर्चुनेटली डीमंस ने काम आसान कर दिया। इसके कारण हम अपनी अथॉरिटी को मेंटेन कर सके, पर अनएक्सपेक्टेडली हीरो कैंडिडेट लियोन वॉन रीनहार्ट इस सिचुएशन में आ गया। एक ऐसा हीरो जो डीमन किंग को डिफीट करने की एबिलिटी लेकर पैदा हुआ है। ऑफ कोर्स ह्यूमन और डीमंस के बीच पावर का गैप देखकर कोई भी ये बता देगा कि डीमन किंग का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। फर्स्ट लीजन कमांडर लाइकन, जिसको मेरा एंसेस्टर और लेजेंडरी हीरो बालोर ने सील किया था। ऐसा इंसिडेंट आगे कभी नहीं होना चाहिए। तभी वो याद करता है कि किम उसे कह रही है कि मुझे हीरो कैंडिडेट से पर्सनली डील करने दो। वहीं क्लैडी सोचता है कि कैसे पता नहीं है कि अपने हार्ट से कैसे बात करता है। वो किम को देखकर समझ जाता है कि उसे पता चल जाता है कि हायर कौन है। एक ह्यूमन जिसने अपनी ह्यूमैनिटी को त्याग कर लीजन कमांडर को कंट्रोल दे दिया है। एक हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन। कैडी कहता है कि लियोन के आ जाने से चीजें वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और अब स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट ने और परेशानी खड़ी कर दी है। यहाँ तक कि एडिटोरियल फैमिली भी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। उनका कहना है कि वो इनसफिशिएंट जस्टिफिकेशन के आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तभी वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि तो तुम यहाँ आ गए, अंडरटेकर्स को समन करो। अंडरटेकर एक असोसिएशन ग्रुप है